वेलकम टू लीगल गाइड 360 योर कंप्लीट लीगल कंपास में आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत है। मैं विकास सिंह, एडवोकेट, दिल्ली हाई कोर्ट, आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज के लेक्चर में मैं आपको आगे की जो डेफिनेशंस बची हुई हैं वो पढ़ाने जा रहा हूं। तो बगैर किसी देरी के आज एक एक डेफिनेशन को बहुत ही विस्तार से समझेंगे। तो हम बात करने वाले आज कि फैक्ट क्या होता है, क्या डेफिनेशन होगी फैक्ट की, क्या रेलिवेंट की डेफिनेशन क्या होगी, फैक्ट एंड इशू की डेफिनेशन क्या होगी। ये सारी डेफिनेशंस एक एक करके हम विद एग्जांपल समझेंगे। और बाकी ये डेफिनेशंस जो इंडियन एविडेंस एक्ट में जो दी थी वो अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्या उनको नंबर मिला है, क्या सीरियल मिला हुआ है, तो क्या इंपोर्टेंट आपके लिए हो सकता है, क्या नया हो सकता है इसमें, वो भी मैं आपको कंपेयर करके बताता चलूंगा। और हम इसको इंडियन एविडेंस एक्ट के पर्सपेक्टिव में ही मैं इसको अभी बना रहा हूं, पर जहां जहां जो जो चेंजेस हुए हैं मैं वो आपको बताता चाहूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फैक्ट की। फैक्ट की बात कर लेते हैं। आम भाषा में फैक्ट क्या है? हम कोई भी बात कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, वो फैक्ट है। कुछ भी, जैसे कि मैंने कहा कि मैं आगरा गया, तो आपका आगरा जाना, आप किसी से कहते हो कि मैं आगरा गया था, दिस इज द फैक्ट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फैक्ट को जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसको 2F के अंदर रखा गया है। पहले हम ये समझ लेते हैं। तो ये आज 30 दिसंबर है। आज की डेट में हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है, जिसे 25 दिसंबर 2023 को असेंट मिली है प्रेसिडेंट महोदय से, जो अभी लागू नहीं हुआ है। तो आज की डेट में ये क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट नहीं है, पर जिस दिन से ये लागू हो जाएगा उस दिन अगर आप मेरे ये वीडियो देखेंगे तो उस दिन फैक्ट कौन सी उसमें है, सब क्लॉज में है, कौन सी सेक्शन के कौन से सब क्लॉज में, तो 2F में ये प्री का क्वेश्चन है आपके लिए उस दिन के लिए। उस दिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आज नहीं है ये। तो मैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो मैं बता देता हूं, क्योंकि अब इनको 3 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर इसको 2F दिया है फैक्ट को। जैसे कि CRPC के अंदर हमें डेफिनेशंस दी गई और वहां से क्वेश्चंस भी बनते हैं डेफिनेशंस की, कि वारंट केस कहां पर डिफाइन है, समन केस कहां डिफाइन है, विक्टिम कौन सी उसमें डिफाइन है, पुलिस रिपोर्ट कहां डिफाइन है, इंक्वायरी कहां डिफाइन है, ये सब कहां डिफाइन है। ऐसे ही एविडेंस एक्ट के अंदर फैक्ट कहां डिफाइन है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करेंगे तो 2F में डिफाइन है। तो तब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आज नहीं है। आज हम बाकी डेफिनेशन के अंदर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर बिल्कुल चेंज नहीं गया, सेम डेफिनेशन जो इंडियन एविडेंस एक्ट में थी फैक्ट की वही डेफिनेशन है। तो हम बात कर लेते हैं। फैक्ट मींस एंड इंक्लूड, पहले मैं इसे पढ़ लेता हूं। एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। दूसरी बात, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। तो बात करते हैं पहली बात, जिससे जैसे मैं लाइन करता जा रहा हूं आप उसे मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड में लाइन मार्क करो। स्टेट ऑफ थिंक, रिलेशन ऑफ थिंक, कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस। तो पहली बात करते हैं एनीथिंग। फैक्ट क्या है? एनीथिंग, कुछ भी, जो किसी थिंग मतलब क्या, कोई चीज मान लो, कोई भी वस्तु मान लो, कुछ भी मान लो। स्टेट ऑफ थिंक, किसी की स्थिति बताता हो। रिलेशन ऑफ थिंक, उनके बीच में, उन वस्तुओं के बीच के रिलेशन को बताता हो, जिसे हम परसीव कर सकते हैं सेंसेस के द्वारा। सेंसेस क्या हो गया? आंख, कान, नाक, हम सुन सकते हैं कान से, आंखों से देख सकते हैं, हाथ से छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। ये क्या होते हैं? हमारे सेंसेस होते हैं। तो जिन सेंसेस से हम परसीव करते हैं किसी चीज को, तो वो सब फैक्ट है। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि सपोज करो बुक है, तो बुक को हम देख सकते हैं, दिस इज द फैक्ट, दिस इज द फैक्ट। अब इसको और रिलेशन ऑफ थिंक की बात करें इसकी, तो एक बुक है, इसके अंदर ये एक्ट लिखा है, दूसरी बुक के अंदर ये एक्ट लिखा हुआ है, तो ये भी फैक्ट है। पर ये क्या बता, क्या रहा है? रिलेशन ऑफ थिंक बता रहा है। स्टेट ऑफ थिंक की बात कर लेते हैं। स्टेट ऑफ थिंक क्या हो गया? बुक का एग्जांपल लेते हैं। एक बुक है जो टेबल के ऊपर रखी है, ये उसकी क्या बता रही है? स्टेट बता रही है, पोजीशन बता रही है, स्थिति बता रही है उसकी।
तो ये एग्जांपल से हमने समझ लिया। तो एक तो ये चीज हो गई फैक्ट के अंदर। दूसरी बात हो गई एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। अब मेंटल कंडीशन हमारे अंदर कोई दिमाग दिमाग के अंदर कोई चीज है, आप उसे परसीव नहीं कर सकते बाई द सेंसेस। हमारे दिमाग के अंदर कोई चीज है, हमारी मेंटल कंडीशन है वो दिमाग के अंदर। अब जैसे कोई किसी व्यक्ति को हेट करता है तो ये हमारे दिमाग के अंदर है, हेट करते हैं क्योंकि किसी से लड़ाई हुई हो, तो कॉन्शियसनेस मतलब उस चीज के बारे में पर्सन अवेयर है, तो वो भी फैक्ट है। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी से हेट करता है तो उसकी कॉन्शियसनेस है कि वो हेट करता है, तो उसके बारे में अवेयरनेस कि इस आदमी को हेट करता होगा, तो फिर ये क्या होगा, ये भी फैक्ट हो गया। दिस इज द फैक्ट कि ये आदमी इससे हेट करता है, इसकी इससे लड़ाई हुई थी पहले, तो इसलिए आदमी हेट करता है। तो उसकी मन की मेंटल कंडीशन है कि मन में हेट करता है, आप परसीव नहीं कर सकते उस चीज को, तो ये भी फैक्ट है। तो फैक्ट क्या है, फैक्ट क्या है, एनीथिंग। एक तो पहला वर्ड ये यूज करना, एनीथिंग, कुछ भी जिसकी स्थिति बताता हो, उसके साथ संबंध बताता हो और जिसको हम परसीव कर सके, वो फैक्ट है। इतनी सी डेफिनेशन है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। आप कोई भी स्टेटमेंट कहते हो कि दिस इज द फैक्ट, फैक्ट है। हमने बताया कि हम कानपुर गए थे बाई कार, दिस इज द फैक्ट। परसीव कर सकते हैं सेंसेस से, उसकी हम पोजीशन बता रहे हैं, कानपुर से गए थे। अब बात कर लेते हैं आगे रेलिवेंट की। तो रेलिवेंट की डेफिनेशन हम जनरली में बोलते रहते हैं कि इसकी रेलिवेंसी है, ये रेलिवेंट फैक्ट है, ये रेलिवेंट फैक्ट है, ये रेलिवेंट फैक्ट नहीं है, ये सब समझते हैं। तो इसको हिंदी में सुसंगत बोलते हैं, सुसंगत। अगर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करें तो इसको 2K में जगह दी है, सिर्फ इतना। तो मैंने बता दिया इंपॉर्टेंट ये कब होगा आपके लिए, पर मैं अभी बता दे रहा हूं कि इनको नंबर दे दिया एक, जो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर इनका नंबर नहीं था कोई, वो अब नंबर दे दिया है सीआरपीसी की तरह सेम। तो सीआरपीसी से क्वेश्चन बहुत बने, तो ये भी बनेंगे, आप तैयार रहो इसके लिए। जिस दिन से ये लागू हो गया उस दिन से ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और ये बनेंगे कि रेलिवेंट भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कौन से सेक्शन में, कौन से सब क्लॉज में। तो इतना है, बाकी इसमें एक्ट की जगह अधिनियम आ गया है, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। भाषा है, चाहे इसे अंग्रेजी भाषी पढ़े चाहे हिंदी भाषी पढ़े, दोनों अधिनियम ही पढ़ेंगे। पर पहले एक्ट को हिंदी भाषी में अधिनियम लिखा रहता था एक्ट की जगह, तो दो चीजें थी। अब क्या होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अधिनियम ही होगा, कॉमन हो गया। साक्ष्य को साक्षी कर दिया, एविडेंस नहीं करा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन को भारतीय कर दिया भैया, इंडियन एविडेंस एक्ट, हिंदी में होता था भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो अब एक ही हो गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बात ही खत्म, चाहे आप इंग्लिश भाषी पढ़े चाहे हिंदी भाषी पढ़े। ठीक है, तो ये तो था चेंज। अब रेलिवेंट की बात करते हैं। वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलिवेंट टू अनदर व्हेन द वन इज कनेक्टेड, ये इसका कीवर्ड है, विद द अदर इन एनी ऑफ द बेस रेफर टू इन द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझाते हैं आपको। एक फैक्ट कब रेलिवेंट हो जाएगा, एक फैक्ट तो हमने समझ लिया ऊपर की फैक्ट क्या है। फैक्ट कुछ भी जो आपने कहा, जिसे आपने परसीव करा, वो फैक्ट है। मेरे हाथ में पेन है, दिस इज द पेन, फैक्ट है। अब एक फैक्ट का कनेक्शन किसी दूसरे फैक्ट के साथ, एक फैक्ट का कनेक्शन कब वो रेलिवेंट कहा जाएगा किसी दूसरे के लिए, जब उसका कनेक्शन हो उसके साथ। जैसे एग्जांपल के साथ मैं बताता हूं कि बुक का एग्जांपल ले ले। ये बुक मेरी है, ये बुक मेरी है और मुझे बी ने दी थी। ये बुक मेरी है और मुझे ये बी ने दी थी, तो कनेक्शन बता रहा है कि ये बुक कहां से आई है। दिस इज द रेलिवेंट। ये बुक किसकी है, तो पहला फैक्ट तो ये है कि ये बुक मेरी है और ये मुझे बी ने दी थी, कनेक्शन बता दिया किसी दूसरे के साथ। दिस इज द रेलिवेंट फैक्ट।
दिस इज द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। इसमें सिर्फ यही समझना और इसके अलावा कुछ है ही नहीं। अब आप कुछ भी समझ लो, वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलिवेंट। कब कहा जाएगा रेलिवेंट? टू अनदर, व्हेन द वन इज कनेक्टेड विद द अदर इन एनी ऑफ द वे। किसी भी वे से कनेक्ट हो वो किसी दूसरे से, ठीक है। तीसरी डेफिनेशन की बात करते हैं, दैट इज फैक्ट इन इशू। अब हमने फैक्ट को तो पढ़ लिया है, इशू को पढ़ना है। इसको हिंदी में विवादक बोलते हैं और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो आया है उसमें इसको 2G में दी है जगह, फैक्ट इन इशू को। जैसे रेलिवेंट को 2K में दिया है, इसको 2G में दिया है। सीक्वेंस हालांकि इन्होंने ऊपर नीचे किया है, अल्फाबेटिकल लेके आए हैं, पर जो हमारा पहले इंडियन एविडेंस एक्ट बना हुआ था उसमें जो सीक्वेंस था मुझे लगता है वो ज्यादा बेटर था, क्योंकि वो सीक्वेंस से आ रहा था, फैक्ट फिर रेलिवेंट फैक्ट फिर फैक्ट इन इशू, है ना। इस तरह से इसमें कंक्लूसिव प्रूफ को बिल्कुल ऊपर ले गए, डिसप्रूव को भी ऊपर ले गए। तो क्या लॉ मेकर्स की जो ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो बनाया है, डॉक्टर्स की क्या मतलब इसके पीछे सोच रही होगी, वो तो आगे आने वाला टाइम बताएगा। पर ओवरऑल हमें ये पढ़ना कि इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा प्री के लिए। 2G में फैक्ट इन इशू दिया है। द एक्सप्रेशन फैक्ट इन इशू, ये वर्ड हटा दिया है इन्होंने। इतना जो आप नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसके अंदर द एक्सप्रेशन फैक्ट इन इशू नहीं है, वहां सीधा मीन्स एंड इंक्लूड लिखा है। जबकि आज की हम बात करें इंडियन एविडेंस एक्ट की, तो द एक्सप्रेशन फैक्ट इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड। एक्सप्रेशन क्या होगा फैक्ट इन इशू का, ये इंडियन एविडेंस एक्ट बताता है, और क्या क्या इसका मतलब क्या होगा और इसमें क्या क्या इंक्लूड है। तीन चीजों की बात कर रहा था, एक तो एक्सप्रेशन, एक इसका मीन्स क्या हो गया और इंक्लूड। तो अभी हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में मीन्स और इंक्लूड रखा है, बस एक्सप्रेशन हटा दिया उसका। तो एक तो ये चेंज हुआ है आपके लिए, ठीक है। अब हम समझते हैं फैक्ट इन इशू क्या होता है। फैक्ट इन इशू समझ लेते हैं। एनी फैक्ट, कोई भी फैक्ट, फ्रॉम विच आइदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विथ अदर फैक्ट, ठीक है। द existence, non-existence, nature, extent, or any right of any right, liability, disability, asserted or deny in any suit or proceedings necessary follow। अब फैक्ट इन इशू क्या होगा? तो एनी फैक्ट, है ना। एनी फैक्ट, अब दो चीजों से हमें करना है इसका, एक तो राइट और एक लाइबिलिटी। इन दो शब्दों को पकड़ लो, इसकी कीवर्ड है राइट और लाइबिलिटी। किसी फैक्ट की, मैं जैसे एक एग्जांपल से समझ रहा हूं, मैं कहूं कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो मैं इसमें क्या बता रहा हूं? फैक्ट है ये प्रॉपर्टी मेरी है। बता क्या रहा हूं? अपना राइट कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। एग्जिस्टेंस बता रहा हूं, उसकी अस्तित्व बता रहा हूं कि प्रॉपर्टी मेरी है। वही दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति जो है बी, सपोज कर लो ए है, वो ये कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो वो क्या बता रहा है? अपना राइट बता रहा है, उसकी एग्जिस्टेंस बता रहा है, ये प्रॉपर्टी मेरी है। बी कह रहा नहीं, ये प्रॉपर्टी मेरी है। तो अब बी क्या बता रहा है? वो अपना राइट बता रहा है, एग्जिस्टेंस दिखा रहा है। या बी ये कह रहा है कि नहीं, ये प्रॉपर्टी ए की नहीं है, ये प्रॉपर्टी सी की है। तो बी क्या बता रहा है? सी का। ए का तो बता रहा है नॉन एग्जिस्टेंस, कि भाई इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। किसकी है? सी के राइट बता रहा है कि सी की लायबिलिटी है, इस पे उसकी लायबिलिटी बता दे रहा है कि लायबिलिटी किसकी है? सी की है, सी की प्रॉपर्टी है ये। तो फैक्ट इन इशू क्या है? फैक्ट इन इशू यही है और इसके अलावा कुछ है ही नहीं। एग्जिस्टेंस बताता हो किसी फैक्ट की, नॉन एग्जिस्टेंस बताता हो कि ये अस्तित्व में है, ये अस्तित्व में नहीं है, उसका नेचर बताता हो, एक्सटेंट ऑफ एनी राइट और लायबिलिटी बताता हो। दिस इज द फैक्ट इन इशू। सिंपल भाषा में समझ लेते हैं, चलो फैक्ट इन इशू को। हर एक वो स्टेटमेंट, हर एक वो फैक्ट जिसके लिए एक प्रोसीडिंग के अंदर
विवाद चल रहा है, इसको इसीलिए हिंदी में विवादक बोलते हैं। विवाद चल रहा है कि ये मेरी है, दूसरा कह रहा है ये मेरी है, तीसरा कह रहा है ये मेरी है। हर एक फैक्ट जिसको लेके विवाद चल रहा है वो फैक्ट इन इशू है। कहते हैं ना भाषा में कि इशू मत बनाओ, मतलब इशू मत बनाओ, मतलब इसके अपोजिट में मत बोलो, इशू मत क्रिएट करो। तो फैक्ट एंड इशू क्या है? हर एक फैक्ट जिसके लिए लड़ाई है, चाहे वो लायबिलिटी को लेके हो चाहे वो राइट को लेके हो, वो है फैक्ट एंड इशू। आई होप आप समझ गए होंगे। मैंने फैक्ट आपको बता दिया, फैक्ट एंड इशू बता दिया, रेलिवेंट बता दिया। फैक्ट एंड इशू को भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो आया है अभी, जो अभी लागू नहीं हुआ है, सिर्फ एक्ट बन गया है, कानून बन गया है, तो उसमें इसको जगह कहां मिली है, ये कब इंपॉर्टेंट हो जाएंगे? जब फोर्स हो जाता है ना, तो यहां से क्वेश्चन पक्का बनने ही बनने हैं, क्योंकि सीआरपीसी उस क्वेश्चन पूछ चुका है, तो यहां से पक्का बनना है क्वेश्चन। आज 30 दिसंबर को शायद नहीं बने, और हो सकता है कल 31 दिसंबर को अगर ईवाई नोटिफिकेशन जारी करते हैं, उसके बाद कोई भी एग्जाम हो, इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर से, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर से ये क्वेश्चन आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। Whenever under the provision of the law for the time being in force relating to civil procedure, any court record an issue of fact, the fact to be asserted or denied in the answer to such issue is a fact and issue। सेम वही बात है जो मैंने आपको एक सिंपल लैंग्वेज में भी बताई थी, और कुछ भी नहीं है इसमें, ऐसा समझाने लायक कुछ भी नहीं है इसमें, मैं ऑलरेडी आपको ऊपर बता चुका हूं। नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन की बात हम करेंगे एविडेंस। साक्ष्य लॉ पढ़ रहे हैं, अब एविडेंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे। एविडेंस क्या होता है? तो बोलते हैं ना, दिस इज द एविडेंस, आई हैव प्रूफ, आई हैव एविडेंस, आई कैन प्रूव। आगे डेफिनेशन पढ़ेंगे, प्रूफ क्या होता है, एविडेंस क्या होता है, प्रूफ क्या होता है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग एविडेंस की डेफिनेशन पढ़ते हैं, और क्या चेंज हुआ है, हमारे जो नया लॉ आया उसमें क्या चेंज किया भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर, वो भी पढ़ेंगे। तो पहली बात तो ये कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर एविडेंस को 2E के अंदर रखा गया है। मैं ये बता चुका कि इंपॉर्टेंट ये कब हो जाएगा, पहले भी कई बार, तो अब रिपीट नहीं करूंगा बार। और नया चेंज क्या हुआ है, इन्होंने ऑल स्टेटमेंट्स जो एविडेंस एक्ट के बाद सीधा विजिटी कोर्ट से स्टार्ट हो रहा था, इन्होंने ये इंक्लूड स्टेटमेंट गिवन इलेक्ट्रॉनिकली, ये वर्ड यूज कर दिया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लिए। ये वर्ड यूज करा हुआ है, ये ऐड करा है, इतनी चीज और ऐड कर दी है, और यहां पे एंड ऐड कर दिया है। बाकी सेम है डेफिनेशन, कोई चेंज नहीं। तो एविडेंस को समझते हैं, ऑल स्टेटमेंट, सभी स्टेटमेंट जो भी हैं, विच द कोर्ट परमिट, यहां समझो ये कीवर्ड है, ये विच द कोर्ट परमिट, ये कीवर्ड है इसका, और रिक्वायर्ड टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेसेस in relation to matter of fact under inquiry and such statement are called oral evidence। तो पहले तो एविडेंस दो तरह के हो गए, तो ओरल हो गया और एक डॉक्यूमेंट्री। तो पहली बात हम कर रहे हैं ओरल एविडेंस की, ठीक है। तो वो सभी स्टेटमेंट जिनको कोर्ट परमिशन दे देता है कि भैया ये स्टेटमेंट ली जा सकती हैं, बाई विटनेसेस के द्वारा दी जाएंगी, मैटर से रिलेशंस रखती होंगी, उन सभी स्टेटमेंट को कहा जाएगा ओरल एविडेंस, ठीक है। तो सारी स्टेटमेंट क्या एविडेंस हम कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वही स्टेटमेंट जिसे कोर्ट ने परमिशन दी हो, जो विटनेस के द्वारा दी गई हो, वही स्टेटमेंट एविडेंस कहलाएंगी, वही स्टेटमेंट ओरल एविडेंस कहलाएंगी। तो मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा और इसमें समझाने की जरूरत है। ओरल एविडेंस क्या है, कीवर्ड समझो बस। एक तो कोर्ट ने परमिशन दी हो, विटनेसेस के द्वारा दी गई हो, वो सभी स्टेटमेंट ओरल एविडेंस कहलाएंगी। अब नए लॉ में जो इन्होंने जो ऐड किया, इंक्लूडिंग स्टेटमेंट गिवन, ऑल स्टेटमेंट, तो मैं कहता हूं इसकी जगह लिखते विच इज गिवन बाई एनी मोड, अगर लिखते तो सहायता पर इन्होंने स्कोप लिमिटेड कर दिया, इंक्लूडिंग
ऑल स्टेटमेंट, एक तो इंक्लूडिंग स्टेटमेंट गिवन इलेक्ट्रॉनिकली इलेक्ट्रॉनिकली मोड में दी गई हो, जैसे सीडी के द्वारा दी गई हो और कोर्ट ने उनको अलाउ करा हो, बाई विटनेस के द्वारा दी गई हो, वो तो वो भी क्या मानी जाएंगी, ओरल मानी जाएंगी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत। ठीक, सेकंड बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की। ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल, तो नया यूज करा है और डिजिटल और एंड वर्ड यूज करा है इन्होंने, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का डिजिटल वर्ड यूज कर। तो ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल रिकॉर्ड प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। ऑल डॉक्यूमेंट्स, अब वो इंक्लूडिंग उसमें आप कर दो इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल डॉक्यूमेंट हो, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट हो, ऑल डॉक्यूमेंट्स की जो रिकॉर्ड है वो प्रोड्यूस करे जाते हैं कोर्ट के सामने, किसके लिए, इंस्पेक्शन के लिए। सच डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो सभी डॉक्यूमेंट्स उसमें शामिल है, इलेक्ट्रॉनिक्स डॉक्यूमेंट भी, डिजिटली डॉक्यूमेंट्स भी, उनको प्रोड्यूस करा जाता है जज साहब के सामने, कोर्ट के सामने, किसके लिए, इंस्पेक्शन के लिए। तो उनको हम कहेंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो ये तो हुई डेफिनेशन हमारी एविडेंस की। तो एविडेंस का हम आम भाषा में कितना सिंपल मतलब समझते हैं, पर यहां रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि वो सारी स्टेटमेंट एविडेंस नहीं हो जाएंगी, ओरल एविडेंस नहीं कहला दी जाएंगी कि आप कुछ भी कहोगे आके वो एविडेंस मान लिया जाएगा। जज साहब की परमिशन चाहिए, नहीं कहता मेरी रेलेवेंसी नहीं है कोर्ट के अंदर इस क्वेश्चन की, कोई इस स्टेटमेंट की कोई रेलेवेंसी नहीं है, तो जज साहब उसे देखते हैं कि हाँ इसको परमिशन देनी है नहीं देनी है, तो जज साहब कहते कि नहीं परमिशन नहीं दे रहे, तो वो एविडेंस नहीं है। ओके, नेक्स्ट प्रूव्ड को पढ़ते हैं। ये 2J के अंदर दिया हुआ है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर। 2J के अंदर इंपॉर्टेंट कब हो जाएगा वो मैंने बताया हुआ। अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड, डेफिनेशन के अंदर कोई चेंज किया नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर भी जो एविडेंस एक्ट के अंदर डेफिनेशन थी वही सेम डेफिनेशन हमारी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर भी है। अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड, एक फैक्ट कब कहा जाएगा कि वो प्रूव्ड है, व्हेन आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर बिफोर इट द कोर्ट आइदर बिलीव। ये कीवर्ड है इसका, हर डेफिनेशन का एक कीवर्ड होता है, आप उसको याद रखो, उससे ही मिला के पढ़ो, उतना ही याद रखना है आपको। इट टू एग्जिस्ट और कंसीडर्ड इट्स एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी अप्लाई करो। सो प्रोबेबल दैट अ प्रूडेंट मैन ought under the circumstances of the particular case to act upon the supposition that it is exist। तो है क्या कि कोई फैक्ट वो कब प्रूव माना जाएगा, जब कोर्ट को ये चीज बिलीव हो जाती है, ऐसी प्रोबेबिलिटी है, एग्जिस्टेंस है, प्रोबेबिलिटी है, ऐसा प्रोबेबल है कि वो एग्जिस्टेंस रखता है, कोर्ट को ऐसा बिलीव हो जाता है। और कब बिलीव हो जाता है कि उस कंडीशन में कि कोई प्रूडेंट मैन अगर मेरी जगह होता तो वो भी इसको यही समझता है कि ये चीज प्रूव्ड है। जैसे कि एक एग्जांपल से समझाता हूं, कोर्ट के अंदर फैक्ट एंड इश्यूज उठा, अब उसके अंदर एक व्यक्ति ने कहा ये प्रॉपर्टी मेरी है, एक व्यक्ति ने कहा ये प्रॉपर्टी मेरी है। एक व्यक्ति उसकी रजिस्ट्री लेके पहुंच गया, डॉक्यूमेंट अब कोर्ट के सामने रख दिया उसने, तो कोर्ट प्रोबेबल है ऐसा मान के चलेगा कि ये सोच के चलेगा कि अगर इसकी मेरी जगह अगर कोई एक प्रूडेंट, एक कोई विवेकशील, एक समझदार व्यक्ति होता, या प्रूडेंट मैन इसीलिए यूज करा कि आप पागल की बात नहीं कर सकते, कि कोई भी आदमी एक विवेकशील जो समझ रखता है अच्छी, अगर वो मेरी जगह होता तो वो इसको क्या समझता, तो वो इसको प्रूव भी समझता, क्योंकि डॉक्यूमेंट जिसको दिखा रहा था हम उसको प्रूव भी समझेंगे, तो कोर्ट यहां उसको प्रूव समझ लेगा, तो वो प्रूव माना जाएगा जहां प्रूवेबल है। ऐसी स्थिति है, कोर्ट को ये लगता है कि ऐसी स्थिति में एक प्रूडेंट मैन, एक विवेकशील व्यक्ति अगर सोचता है कि ये प्रूव्ड है तो वो प्रूव माना जाएगा।
तो कोर्ट उस एंगल से देखता है, बिलीव करता है, एग्जिस्ट करती है ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है डिस्प्रूव्ड एंड नॉट प्रूव्ड। एंड नॉट प्रूव्ड, तो पहली बात तो ये कर लेते हैं कि चेंजेस क्या है। तो चेंजेस की बात करें तो 2C के अंदर डिस्प्रूव्ड को जगह दी है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर। इंपॉर्टेंट कब होगा वो आपको पता है। बात कर लेते हैं क्या ऐड करा है। तो ऐड इन्होंने करा है इस डेफिनेशन के अंदर, इन रिलेशन टू अ फैक्ट मींस व्हेन। इन रिलेशन टू अ फैक्ट मींस व्हेन किसकी जगह ऐड करा है, अ फैक्ट इज सेड टू बी डिस्प्रूव्ड। इस लाइन को हटा दिया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में और उसकी जगह ऐड कर दिया है इन रिलेशन टू अ फैक्ट मींस व्हेन। ये तो ऐड किया हुआ है और बाकी बिल्कुल चेंज नहीं है, बाकी डिट्टो डेफिनेशन है। तो डिस्प्रूव को समझ लेते हैं। जो हमने अभी प्रूफ पढ़ा था ना, प्रूफ का बिल्कुल सेम डिस्प्रूव क्या होता है, ऐसी कंडीशन आ जाएगी, ऐसी प्रोबेबिलिटी है कोर्ट के सामने, a fact is said to be disproved when after considering the matter before it the court either believe, उसको भरोसा है that it does not exist, इसका अस्तित्व नहीं है, जिस चीज की फैक्ट की बात करें अस्तित्व, और considers it not existence so probable, इसकी जो नॉट एग्जिस्टेंस है वो प्रोबेबल नहीं है, that a prudent man, एक विवेकशील व्यक्ति अगर इसकी एग्जिस्टेंस की बात करें तो नॉन एग्जिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इसकी। तो कोर्ट सेम प्रूफ में, जैसे प्रूफ के अंदर क्या था कि कोर्ट को ऐसा बिलीव था, उसको ऐसा लगता कि अगर इसकी जगह कोई आम आदमी व्यक्ति अगर सोचेगा तो इसको प्रूव ही मानेगा, ये चीज प्रूव ही मानेगा, तो वो प्रूव्ड है। अब यहां सेम डिस्प्रूव के अंदर ये है कि एक प्रूडेंट मैन को ऐसा लग रहा है कि इसकी नॉन एग्जिस्टेंस है, प्रोबेबिलिटी ऐसी है, नॉन एग्जिस्टेंस की है, अस्तित्व तो नहीं रखती है, तो कोर्ट ये मानेगा कि ये प्रूव्ड नहीं है, डिस्प्रूव्ड है, तब इसको कहा जाएगा कि डिस्प्रूव्ड है। तो प्रूव्ड ऐसी कंडीशन जिसमें एक विवेकशील व्यक्ति को लगता है कि वो प्रूव है, सिंपल भाषा में समझे तो कोर्ट इसको प्रूव्ड मान लेता है। कि अगर मेरी जगह एक विवेकशील व्यक्ति होता, प्रूडेंट मैन होता, तो वो क्या समझता। सेम डिस्प्रूव्ड के अंदर मैंने बता दिया, एक प्रूडेंट मैन, उसकी नॉन एग्जिस्टेंस, उसके अस्तित्व की प्रोबेबिलिटी है कि वो नहीं है, तो वो डिस्प्रूव मान ली जाएगी। कोर्ट इसको यही, दोनों की डेफिनेशन सेम है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट कर लेते हैं नॉट प्रूव्ड। इसको हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 2I जगह दी है, 2I के अंदर। ठीक है, इतना ही चेंज है, बाकी और कुछ चेंज नहीं हुआ है। अ फैक्ट इज सेड नॉट टू बी प्रूव्ड व्हेन इट इज नाइदर प्रूव्ड नॉर डिस्प्रूव्ड। यस, बहुत सारे इसको डिस्प्रूव और नॉट प्रूव से अंतर नहीं कर पाते, तो मैं आज आपको एक चीज बता दूंगा। डिस्प्रूव तो वो है जब ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि ये विवेकशील व्यक्ति की नजर में प्रूव नहीं होगा, तब उसे कहते हैं डिस्प्रूव्ड। अब नॉट प्रूव एक ऐसी स्थिति होती है कोर्ट के सामने जिस कंडीशन में एक ऐसा फैक्ट है जिसे ना तो ये हम कह पा रहे हैं कि प्रोबेबल उसका, उस फैक्ट को ना तो हम ये कह पा रहे हैं कि ये प्रूव्ड है और ना ही ये हम कह पा रहे हैं कि डिस्प्रूव है। उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो ना तो प्रूव्ड की ओर जा पा रही है ना डिस्प्रूव की ओर जा पा रही है। एक ऐसी कंडीशन जहां कोर्ट किसी भी डिसीजन में नहीं पहुंच पा रहा है कि इसे प्रूव समझा जाए या इसे डिस्प्रूव समझा जाए, उस कंडीशन को कहते हैं नॉट प्रूव्ड। अच्छा, यहाँ पे नॉट प्रूव ही वर्ड यूज क्यों हुआ है, नॉट डिस्प्रूव्ड वर्ड यूज क्यों नहीं करा है? तो इसका रीजन ये है कि कोर्ट इसको जब ऐसी कंडीशन आएगी जब वो ना प्रूव हो रहा है ना डिस्प्रूव हो रहा है, तो उसको नॉट प्रूव्ड मानेगा। उसका रीजन क्या है कि हमारे यहाँ प्रिजम्पशन जो है ना, प्रिजम्पशन वो इनोसेंट की है, जब तक प्रूव ना हो जाए तब तक वो इनोसेंट है। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या आ रही है कि वो न तो वो फैक्ट जो है, वो सिचुएशन जो है वो ना तो प्रूव्ड हो पा रही है ना डिस्प्रूव हो पा रही है। ऐसी स्थिति आ गई है कोर्ट के सामने, ना तो प्रूव ना डिस्प्रूव। तो ऐसी कंडीशन में प्रिजम्पशन इनोसेंट की, तो इसलिए कोर्ट क्या करेगा, उसको नॉट प्रूव मानेगा, ये प्रूव नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमने समझा दिया आपको ये डेफिनेशन। ठीक, बाकी देखते हैं। तो आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करूंगा। ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल टू गेट फ्री स्टडी मटेरियल।
अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा ये क्यूआर कोड स्कैन करके इसकी पीडीएफ ले सकते हैं, इजीली अवेलेबल है वहां पर। और ऐसे ही वीडियो के लिए मैं ये पूरी सीरीज आपको पढ़ाऊंगा, बने रहिए मेरे चैनल पर मेरे साथ, धैर्य बनाए रहिए। मैं आपको सारी सीरीज एविडेंस की अब मैं चलाऊंगा कंटिन्यू, क्योंकि मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कहा है कि सर आप एक एक सीरीज कंप्लीट करते हैं ताकि मैं एक एक चीज देख सकूं। तो मैं अभी एविडेंस पहले कंप्लीट करूंगा पूरा, फिर इसके बाद सीआरपीसी करूंगा, फिर आईपीसी करूंगा। तो इस तरह से हम चलाएंगे और आपको एविडेंस का वीडियो मिलता रहेगा, इसकी पीडीएफ भी मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।